नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, 7 दिन से ऊपर हो गया है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो विधायक मौजूदा शिंदे सरकार का हिस्सा बने हैं, उन्हें पोर्टफोलियो कौन से दिए जाएंगे, कब दिए जाएंगे, इस पर सस्पेंस बरकरार है। दरअसल पेंच बुरी तरह से फंसा हुआ है। इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए प्रफुल्ल पटेल, हसन मुशर्रफ और साथ ही अजीत पवार, ये तीनों दिल्ली गए और अमित शाह इनसे क्लोज डोर में मुलाकात हुई। माना जाता है कि अब मामला सुलझ गया है, लेकिन क्या वाकई में मामला सुलझा है? बहुत सारी बातें बताई है प्रफुल्ल पटेल ने मीडिया को। आइए पहले वो सुनते हैं, उसके बाद इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे हमारे विशेषज्ञ के साथ। कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, हम यहाँ पर कोई मुद्दा लेकर आए नहीं है। मुद्दे अगर होते तो हम सरकार में शामिल क्यों होते? ये भी तो समझना चाहिए कि मुद्दे होते तो सरकार में हम शामिल ही नहीं होते। मुद्दे नहीं है, केवल एक जिसको बोलते हैं कि एक सदिच्छा भेंट होती है, शिष्टाचार होता है, जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनको मिलना चाहिए, बातचीत थोड़ी बहुत एक अच्छे वातावरण में होना चाहिए, काम की बात नहीं। और इसीलिए हम यहाँ आए हैं, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी मुद्दे हैं, जो जो पोर्टफोलियो के बारे में जो बातें होती है, या मंत्रालय के बारे में, या कोई और पालक मंत्री के बारे में, जो बहुत सारी मैं देख रहा हूँ चैनल्स में ये बात चल रही है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। कल रात को माननीय मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस जी, अजीत पवार, हमारी मुलाकात कल मुंबई में हुई और उसमें बहुत सारी बातें ऑलमोस्ट क्लियर है। देखिए, क्या होता है कि 3 पार्टी की सरकार है, उसमें भी 2 पार्टी पहले से ही सरकार में है, उन्होंने पोर्टफोलियो का डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही कर लिया है। तो उस पोर्टफोलियो के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उनके कोई मंत्री से पोर्टफोलियो निकाल के हमको आएगा, फिर उस मंत्री को कोई पोर्टफोलियो देना, ये काम 2-3 दिन का तो होता है। अब अगर इसमें भी अगर कोई कोई सोचे कि कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं नहीं समझता हूँ। सब व्यवस्थित अच्छे से अगले 1-2 दिनों में चित्र मुंबई और महाराष्ट्र को और देश को स्पष्ट हो जाए। तो दोस्तों, प्रफुल्ल पटेल ने न सिर्फ मंत्री पद के मामले को सुलझाने की बात कही है, बल्कि ये भी कह दिया है कि विधान परिषद की जो 12 रिक्त सीटें भरी जानी है, उसमें शिंदे सेना और बीजेपी के साथ अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता भी विधायक बनने चाहिए। मतलब जैसे ही सरकार में आए, अपनी थाली भरने का काम शुरू कर दिया, नीति, नियम और कायदे के साथ। दरअसल मामला कुछ यहां फंसा हुआ है कि एकनाथ शिंदे जो हैं, उन्हें अपने गुट के एमएलएस को बचाने के लिए, विधायकों को बचाने के लिए मंत्री पद देने हैं, महामंडल देने हैं, वो दे नहीं पा रहे हैं। बीजेपी के नाराज नेताओं को भी महामंडल देने हैं, दे नहीं पा रहे हैं। इन दोनों की आपसी लड़ाई अब तक सुलझ ही नहीं पाई थी कि अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का असंतुष्ट ग्रुप भी आ गया है, वो भी हिस्सा मांग रहा है। इस चक्कर में देवेंद्र फडणवीस, जिसके पास फाइनेंस और होम 2 है, उसमें से और एक बार उनका डिमोशन होने की संभावना है। उनके पास से फाइनेंस पोर्टफोलियो निकालकर अजीत पवार को देने की संभावना है। तो आखिर जब सत्ता का लड्डू आधा आधा बटा नहीं था, अब 1/3 बटने की बात सामने आ रही है। वाकई में ये ऑटो रिक्शा और कितनी चलेगी? इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं जयंत माइंडकर जी। जयंत माइंडकर जी महाराष्ट्र के जाने माने पत्रकार हैं। उनकी एनालिसिस और उनकी स्किल्स हम राष्ट्रीय चैनल पर और कई सारे मैगजीन और अखबार में कॉलम के माध्यम से देखते रहते हैं। उनका एनालिसिस बहुत ही सटीक होता है। जिन मामलों पे वो अपनी राय रखते हैं, वो राय रखते हैं जनवरी में और वो बात साबित होती है फरवरी में। बहुत ही दूर की सोच रखते हैं। जयंत माइंडकर जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। अब ये बात आ रही है कि पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, मंत्री पद मिल जाएंगे, लेकिन एक अनार 100 बीमार।
क्या वैसी अवस्था आपको दिख रही है? बिल्कुल। 43 मिनिस्ट्रीज, 43 डिपार्टमेंट्स, या समझेंगे हो सकता है उनसे भी ज्यादा होंगे, 50-60 जो हम जानते हैं एक एक मिनिस्टर के पास। और रेस में घोड़े हैं 3 और तीनों बोल रहे हमको चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ा ताकत वाला घोड़ा जो है बीजेपी के पास है, लेकिन उनको इन दोनों 2 घोड़ों की जरूरत है। अब बात यह है, उन्होंने अभी तो 9 अलॉट किए हैं, यानी 27 स्ट्रेंथ हो गई, अभी 16 ऐड करना। हम 16 की बात छोड़ देंगे, 16 का एक अलग विषय है। पहली बात, इनको पोर्टफोलियो कौन से देना। अब ये बात जो आपने जो बात छेड़ी है कि डिपार्टमेंट्स, अब जहां तक कि मेरी जानकारी है, एकनाथ शिंदे ने फाइनेंस डिपार्टमेंट अजीत पवार से शेयर करने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि ये हमने कवर किया है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, ये वही अजीत पवार और एकनाथ शिंदे का मसला है, जिसके ऊपर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के एज ए सीएम उद्धव ठाकरे की कंप्लेंट की थी कि भैया अजीत पवार हमारे काम नहीं कर रहे, क्योंकि वो फाइनेंस लेके बैठे हैं, मैं तभी दूंगा फाइनेंस जब मेरे को लगेगा, समथिंग लाइक दैट। वो उन्होंने कर दिया था और वो कंप्लेंट कर दी थी। आज अजीत पवार एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है ना, 33-34 साल से, वो मांग रहे वही फाइनेंस। अच्छा, वो बीजेपी को देना पड़ेगा और एकनाथ शिंदे अड़े बैठे नहीं देंगे, लेकिन जो मेरी जानकारी है उनको फाइनेंस मिल जाएगा। साथ में कोऑपरेशन डिपार्टमेंट, जहां महाराष्ट्र में अजीत पवार ने राष्ट्रवादी की चलती, हम अभी राष्ट्रवादी की चलती है, और उसमें से राष्ट्रवादी के 40 एमएलए अजीत पवार के पास है, तो कोऑपरेशन भी इन्हीं को मिलेगा। और इस प्रकार से, एक प्रकार से यूं समझो कि अजीत पवार के ग्रुप को पैसिफाई करने का देवेंद्र और बीजेपी हाईकमांड, मोदी शाह जो भी बोलेंगे, उन्होंने सोचा है और उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा। रही बात 16 कब आएंगे, तो इसका वन लाइनर आंसर इतना ही है कि कैसे भी करके ये 8-15 दिन का, जिसको हम बोलते हैं मॉनसून सेशन, वो खत्म हो जाए, उसके बाद ये 16 का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ऐसा इन्होंने बोला है, ताकि ये दोनों गुट जो आपस में झगड़ रहे, बीजेपी तो शांत बैठी हो क्योंकि वो मजाक दिख रही है, उनको पता है उनको पूछे बगैर या इस सरकार का पत्ता भी नहीं हिलेगा, और पत्ता हिलाने वाला एक ही आदमी, उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। ये 2 गुट यानी एकनाथ शिंदे और अजित पवार जो आपस में झगड़ रहे, उनको भी बोल दिया जरा शांत रहो, मॉनसून सेशन जाने दो। ऐसा करके वो टालते रहेंगे। इसी दौरान जो आपने एक बात छेड़ी है एमएलसी नॉमिनेशन की, उसके ऊपर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट उसी दौरान होने वाली एक बात है जिससे स्पीकर राहुल नार्वेकर इन्वॉल्व है। और आप भी जानते हैं कि उनके पास एक केस पड़ी है, एक पिटीशन है कि जो 16 एमएलए शिवसेना के, जिनमें खुद एकनाथ शिंदे का समावेश है, उनके ऊपर उन्हीं को डिसीजन देना है। एक मुद्दा मैं गए 1 साल से हर डिबेट में रेज कर रहा हूं कि स्पीकर का ऑफिस इज इक्वलेंट टू हाई कोर्ट। तो यानी इन्होंने जो निर्णय दिया, उनको अगर चैलेंज करना है तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, पहली बात। और दूसरी बात, यहां निर्णय लेके बगैर सुप्रीम कोर्ट में जाना यह भी गलत था, जो गलत 1 साल पहले जो गलती कर दी थी, पहले यही निर्णय आना चाहिए था। तो वी आर कमिंग बैक अगेन टू दिस, बैक टू स्क्वायर वन 1 साल के बाद। लेकिन इस दौरान हमको एकनाथ शिंदे एज ए सीएम बन गए हैं, एक काम तो इनका हो गया है। अब ये निर्णय क्या आएगा। अब जिस प्रकार की बातें कभी कभी चल रही है, जिस प्रकार के ऑब्जर्वेशन डीवाई चंद्रचूड़ ने किए हैं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, हमको याद है क्या क्या उन्होंने गलती बताई। हम सबको, मीडिया को लगा बस अब ये सरकार खत्म हो जाएगी, लेकिन आखिर में बोल दिया क्योंकि उद्धव ठाकरे ने रिजाइन कर दिया, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और फिर हम एकदम, जो अभी यहाँ बॉम्ब स्फोट हो जाएगा ऐसे करके हम सब बैठे थे, अरे ये क्या आ गया। तो अभी जो गलतियां निकाली है, उसमें से एक गलती ये 16 की भी है। अगर आप सुनील प्रभु को शिवसेना का प्रवक्ता मानेंगे तो भैया उनकी ऑर्डर माननी चाहिए, और उनकी ऑर्डर ये है कि मैंने ये हटाए गए हैं उद्धव ठाकरे को, अगर ये माननी चाहिए।
अगर ये सब मानेंगे, लेकिन अभी की सरकार में, बीजेपी के राज में कुछ भी हो रहा है ये मानते हुए भी मैं सिर्फ लीगल पॉइंट रख रहा हूं। भयंकर जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। उज्जवल निकम ये हाँ, किसी केस के मामले में सोलापुर या कोल्हापुर गए हुए थे। वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात बताया कि एक विंडो अभी भी ओपन है, और वो ये कि अगर विधायक रिप्लाई करने के लिए वैलिड रीजन देते हुए टाइम मांग ले तो उनको अंडर रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस अधिक समय देना ये स्पीकर का अधिकार है। बिल्कुल बराबर और है। भरत गोगावले और उनके साथ में मेरे ख्याल से शिरसाट थे। हाँ, इनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 2 दिन पहले, हाँ, हाँ। जिसमें उन्होंने कह दिया कि भैया ये बहुत शॉर्ट टाइम दिया है, हमको जवाब देने के लिए वक्त चाहिए। तो कहीं ना कहीं इन्होंने सेशन मैंने निकाल दिया। मैंने जो बात छेड़ी थी कि मैं लीगली बहुत ठीक जा रहा हूं, लेकिन आज के बीजेपी के राज में कुछ भी कायदे का कायदा तो बनाया है, लॉ तो है, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलना है मेरे हाथ में है ना। जैसा डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने निकाला कि ये गलती है, ये गलती है, ये गलती, लेकिन ये एकमात्र ऐसी चीज है इसके लिए सरकार बनी रहेगी। तो इसी प्रकार के निर्णय बीजेपी के राज में बन सकते हैं। अब ये जो शिरसाट साहब जो आपने बोला ये बात सही है कि भैया हमको सोचने के लिए वक्त चाहिए, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। वक्त कितना चाहिए? हो सकता है नवंबर 24 तक चाहिए। आप जानते हैं कि नवंबर 24 तक तो विधानसभा लग जाएगी। तो इस प्रकार से एक टाइम कंज्यूमिंग होने के चांसेस है। ये नहीं, ये तो एक एमएलए ने टाइम मांगा है, फिर दूसरा हाँ, एमएलए टाइम मांगेगा, दूसरा फिर एग्जैक्टली तीसरा मांगेगा। इट विल बी ए उसके चेन नहीं, चेन। उसके बीच में बिल्कुल सुप्रीम बिल्कुल। कोर्ट जो है वो कड़ी टिप्पणी करेंगे कि आप हाँ, ये काम जल्दी करो, वापस नई नोटिस निकाली जाएगी। तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख तारीख। पे तारीख, तारीख पे तारीख, ये जो डायलॉग है अपने कौन सी वो मूवी दामिनी का, कोई संजीव शुक्ला ने लिया, वो हमको देख के हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन को देख के ही लिखा है ऐसा लगता है, ये फैक्ट है। लेकिन इसमें एक डायलेमा है जिसको पृथ्वीराज चौहान अपने फॉर्मर सीएम ने भी बोला है, मैंने भी अपनी डिबेट्स में आज कई बार बोला और अभी भी यहां भी बोल रहा हूं। देखिए, अजीत पवार जैसा आदमी जो उद्धव ठाकरे के मंत्रिमंडल में भी डिप्यूटी सीएम था, जो आदमी अभी तक 17.5 सालों से मंत्री है, जिसमें से 6 साल वो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, आई मीन वर्चुअली नंबर 2 नंबर 3 इस लेवल पे रहा हुआ आदमी गवर्नमेंट में और अपनी पार्टी में भी। तो ये इतना भी जानता नहीं है कि वो केवल डिप्यूटी सीएम बनने के लिए यहाँ आएगा। एकमात्र सवाल जो पृथ्वीराज चौहान ने भी उठाया था, मैं भी वही आपके सामने उठा रहा हूं, मैंने इसके पहले भी डिस्कशन में, कि ये डील कुछ ऐसा है कि मैं भी सीएम बन जाऊं, अभी भी कम से कम 14 महीने बाकी है और मुझे कम से कम 1 साल तो भी मिलना चाहिए एज ए चीफ मिनिस्टर। क्योंकि एक बात तो सही है, हमारे भतीजे जो यहाँ आ गए, इसकी वजह एक ही थी कि उनको पता था जिंदगी में उनके चाचा उनको सीएम नहीं बनाएंगे, पक्का पक्का, ये उनको पता था। और उन्होंने बेसिक मांग की थी, चलिए चाचा जी आपने उनको तो अपनी पुत्री को तो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बना दिया, लेकिन हमको कम से कम स्टेट प्रेसिडेंट तो भी बना दीजिए। क्योंकि उनको पता है, हालांकि आप नेशनल के एग्जीक्यूटिव रहो, एक्चुअली राष्ट्रवादी यानी क्या, पूना, बारामती, सातारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, यही तो है, इससे ज्यादा कहाँ है। तो मुझे स्टेट का इससे ज्यादा कहीं भी नहीं है, तो मुझे स्टेट का प्रेसिडेंट बना। तो उनको पता था कि यही तो हमारा टर्फ है। अब चाचा, उनको भी पता है, वो भी मंजे, वो तो सबसे मंजे खिलाड़ी, उन्होंने बोला नहीं मिलेगा। यही प्रॉब्लम हो गया। और इसके लिए वो चाचा से तो अपने को नहीं, उनके प्लान ये थे, समझो अपने को स्टेट प्रेसिडेंट मिल गया तो हम इस प्रकार से अपनी चादर बिछाएंगे कि 24 में हम नंबर 1 रहेंगे और फिर सीएम हम बनेंगे वगैरह, जो भी कुछ कोई भी करेगा। वो तो नहीं हो सका। आपको लगता है जो आदमी अभी तक 5 बार डिप्यूटी सीएम बना है, वो यहाँ डिप्यूटी सीएम बनने के लिए आए, जिनको पॉलिटिकल सार्वजनिक रूप से अपने पार्टी छोड़ने के बाद पहली स्पीच में कहा कि मैं अलग इसलिए हुआ हूं क्योंकि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। ये पब्लिकली उन्होंने मंच से कहा बिल्कुल है। तो ये बात क्लियर है। अब इसमें राहुल नार्वेकर का रोल इंपॉर्टेंट है। राहुल नार्वेकर साहब क्या डिसीजन देते हैं, या रॉयली
अपने आपके गुजरात के अपने कौन ये फॉर्मर सीएम हमारे मित्र जिनको 5 साल बाद बोला गया था चलो रिजाइन करो, एक फोन पे, और उन्होंने जाके रिजाइन कर दिया था, हाँ हाँ अपने विजय बिल्कुल। रूपाणी हाँ साहब। हाँ या जी। इस प्रकार से आप एकनाथ शिंदे को हटाएंगे? मुझे नहीं लगता वो मान जाएंगे, तो उनको हटाना पड़ेगा। ऐसा अगर मैसेज आया ऊपर से मोदी शाह की ओर से, चलिए एकनाथ शिंदे जी आप रिजाइन कर दीजिए, मुझे नहीं लगता शिंदे साहब मानेंगे। तो हो सकता है इसमें राहुल नार्वेकर का यूज किया जाए। हमने तो कुछ नहीं किया, जिस प्रकार की राजनीति बीजेपी करती है वो ऐसी, मैंने तो कुछ नहीं किया है, वो तो लॉ ने किया। अब जो लॉ तोड़ के आगे आए हैं, जो लॉ तोड़ के ऊपर बैठे हैं, वो बोलते हैं हम तो लॉ फॉलो कर रहे हैं। चलिए ऐसी बात, लेकिन एक चांस ये लगता है कि एक ऐसे एक नई चाल चली जा सकती है। उसके बाद जो पोर्टफोलियो एलोकेशन होगा, उसमें आज जो 9 है एनसीपी के, आज ये तीनों गुटों के 9 है। आज जो 9 है वो एकदम फिर से 9 ऐड हो सकते हैं, क्योंकि आप मानिए कि राष्ट्रवादी एक पक्ष ऐसा है कि जो एक्सपीरियंस्ड आदमी, जिन्होंने ना 10-15 साल तक सिर्फ क्या किया, फाइलें संभाली है, उनको फाइलों में कहा क्या लिखा है ये भी पता है, बिल्कुल सब कुछ पता है। वो एक हाईली एक्सपीरियंस्ड पार्टी मानना पड़ेगा। तो बस उनके तो तैयार है, ये कोऑपरेशन को मिलेगा, ये एजुकेशन अपने दिलीप वैसे को जाएगा, क्या नहीं जाएगा, लेकिन हमको हमारा टर्फ चाहिए। तो मुझे लगता है ये टर्फ होने के चांसेस राहुल नार्वेकर के बाद, अभी तो जैसा फाइनेंस और कोऑपरेशन का हो गया, अभी राहुल नार्वेकर के डिसीजन के बाद शायद टर्फ क्लियर हो जाए और शायद वी मे सी अनदर चीफ मिनिस्टर। यानी कुल मिलाकर के ये सिर्फ पोर्टफोलियो एलोकेशन की बात नहीं है, बल्कि ये बात मुख्यमंत्री पद तक पहुंचती है, डिस्क्वालिफिकेशन तक पहुंचती है। ये बिल्कुल मामला जितना सीधा दिख रहा है उससे कई गुना अधिक टेढ़ा है, और मंत्रिमंडल विस्तरण जो है वो इस मॉनसून सेशन के बाद होने की पूरी पूरी संभावना है। बिल्कुल बराबर। एक और मैं इसमें आपने वो एमएलसी का मुद्दा छेड़ा था, उसको जरा टच कर लूं। एमएलसी 12 एमएलसी के बारे में आपने कहा था। जी जी। हाँ, तो उसके बारे में मेरा इतना ही कहना है कि अब जब फाइल निकली जाएगी तो नेचुरली गवर्नर के पास पहले बोला जाएगा कि आपके पास पहला रिकमेंडेशन किसका आया था। अब ये चलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, बट इफ यू वांट टू रियली फॉलो द रूल्स, तो रूल ये कहता है कि गवर्नर की फाइल में उद्धव का लेटर पहले रहेगा एज ए चीफ मिनिस्टर, और उद्धव ठाकरे का भी नाम है, हम लोगों को पता है। बिल्कुल। तो क्या उनको रिजेक्ट किया जाएगा? यू नीड टू टेक द डिसीजन। देखिए रैंडमली आप बोल नहीं सकते, या तो एक्सेप्ट करो या तो रिजेक्ट करो। जयंत जी, तो आप मौजूदा सरकार ने उन 12 नामों को रिजेक्ट करने की प्रोसेस फिनिश कर दी है और नए 12 नाम भेजे हैं 8/4 के अनुपात में। नहीं, एक मिनट, यू नीड टू, आप मुझे बताइए, नए गवर्नर ने वो 12 नाम रिजेक्ट कर दिए हैं? रमेश बैस ने, ऐसा कोई फैसला नहीं आया है। नहीं। तो पहली बात, मेरा ये जहां तक मानना है कि पहले यू नीड टू रिजेक्ट अर्लियर 12, ये तो मानते हैं। हाँ, आपको लॉ फॉलो ही करना नहीं है तो बात अलग है, जैसे आके तोड़ताड़ ही करना है तो बात अलग है, मैं मानता हूं कि कुछ भी हो सकता है, बट इफ यू वांट टू रियली फॉलो द रूल, तो पहला रूल ये है कि यू नीड टू रिजेक्ट फॉर्मर सीएम रिकमेंडेशन। अब ये तुमको पब्लिकली करना चाहिए। अब जैसे ही आप पब्लिकली आओगे कि ये 12 नाम उद्धव ने फलानी डेट को एज अ सीएम भेजे थे टू भगत सिंह कोश्यारी, एंड आई रमेश बैस एज अ गवर्नर इज रिजेक्टिंग, ऑब्वियसली इसकी पब्लिक परसेप्शन क्या होगी हम जानते हैं, और ये बहुत बड़ा बैकलैश हो सकता है। सो यू एक्सेप्ट इट विच यू डोंट वांट, you reject it, I think there are bound to be repercussions. I think I am correct.
और इसके लिए भले ही ये बोला जा रहा है, लेकिन ये पूरी तरीके से कर पाएंगे? फिर एक ही मामला है कि पूरा रिजेक्ट कर दो, हाँ हमने इलीगल किया, लेकिन किया। जिस प्रकार की बातें अभी चल रही है, जिस प्रकार से ईडी के चीफ को 3 बार एक्सटेंशन दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया तुम्हारी गलती है। गलती है तो क्या हुआ? अरे जिस इसमें इसने अभी तक कितने लोगों को तकलीफ दी उसके बारे में नहीं बोलेंगे, लेकिन इसकी हमारी गलती है बस। लेकिन गलती करके ही हम ही ऊपर जीत गए ना। आई मीन सिंपल थिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो मिलना था वो तो मिल गया है ना। तो इसी प्रकार से ये गलती करके 12 बिठाएंगे, हो सकता है, आई एग्री। लेकिन अगर लॉ फॉलो करना है तो यू नीड टू टेल कि ये 12 आए थे, इनको हमने रिजेक्ट किया। जैसे ही रिजेक्ट किया बोल देंगे देयर विल बी सीवियर रिपरकशंस, क्योंकि आप एक फाइल पे 3 साल बैठे हैं। गवर्नर हैज ब्लॉक्ड द एंट्री ऑफ 12 लेजिस्लेचर्स फॉर 3 years. इट विल बी सीवियर बैकलैश। तो ये जरा कठिन लगता है। या तो फिर ये सब करके अपने बीजेपी के लोगों को, अपने शिंदे के गुट के 1-2 लोगों को, अजीत पवार के 1-2 लोगों को नॉमिनेट कर दो इलीगली पूरा, जो नेचुरली, क्योंकि ये इसको नहीं हमारे हिसाब से इनको कर दो। दिस इज द ओनली ऑप्शन। बिल्कुल सही कहा आपने जयंत माइनकर जी। ये पूरी की पूरी खिचड़ी जो है वो इस तरह से कुछ बिगड़ चुकी है कि ना इसका स्वाद है, ना इसकी क्वालिटी का कोई ठिकाना है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जयंत माइनकर जी, सीनियर जर्नलिस्ट, महाराष्ट्र की राजनीति की पल पल की खबर रखने वाले। बहरहाल महाराष्ट्र के सरकार में अभी अभी हिस्सेदार बने ऐसे अजीत पवार दिल्ली जाकर पांव छूकर आए हैं। उन्हें प्रसाद में क्या मिला है ये डिब्बा अभी खुलना बाकी है। कौन सा मंत्रिमंडल उनके प्रसाद में, कौन सा लड्डू मिलता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उनकी नजर सबसे बड़े लड्डू यानी मुख्यमंत्री पद पर है। बहरहाल ये जो भी लड़ाई चल रही है ये तमाशा जनता देख रही है। देख भाई देख, बहुत समय पहले एक सीरियल आती थी, लोकप्रिय सीरियल, उसकी टीआरपी से भी बेहतरीन टीआरपी वाली महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सीरियल देख भाई देख इस समय चल रही है। इस तरह की सारी महाराष्ट्र के राजनीति के साथ जुड़ी हुई खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। बहुत बहुत धन्यवाद।